एक रेशियो रह गया, वो देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर 4 रेशियोज हम कर चुके हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हम कर चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रेशियो हम कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो हम कर चुके हैं और ऑपरेटिंग रेशियो हम कर चुके हैं। लास्ट इसमें एक रेशियो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह देते हैं, एक ही बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर कितना पैसा हम कमा रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में आरओआई भी कह देते हैं, तो ज्यादा वर्ड जो चलता है आरओआई चलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल याद करो। आपका नेट प्रॉफिट जो पहले निकलता था बिफोर टैक्स निकलता था ना, फिर टैक्स को माइनस करते थे, आफ्टर टैक्स निकलता था। आफ्टर डिविडेंड तो हमने निकाला ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आपको जो नेट प्रॉफिट होगा वो हमेशा आफ्टर टैक्स होगा, आफ्टर डिविडेंड नहीं होता। डिविडेंड तो कंपनी क्या करती है, बाद में अलग से माइनस करती है। डिविडेंड्स में क्या होता है, जो प्रेफरेंस वालों को देना होता है वो माइनस कर देती है। इक्विटी वालों में क्या रूल होता है, जो इस साल डिविडेंड दे रहा होगा वो तो अगले साल देंगे, जो पिछले साल वाला डिविडेंड था वो इस साल जाता है, तो पिछले साल वाला डिविडेंड माइनस होता है। वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड्स का पॉइंट आएगा। इस चैप्टर में किसी भी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन नहीं है जिसमें डिविडेंड्स के बाद का प्रॉफिट दे रखा हो, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के हिसाब से चलते हैं। तो आपको कौन सा प्रॉफिट दे रखा होगा, आफ्टर टैक्स। ठीक है जी। पहले इंटरेस्ट माइनस होता था, पहले टैक्स माइनस होता था। इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड होता है। फाइनेंस कॉस्ट में होता था ना इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पहले तो वो टोटल एक्सपेंसेस ही माइनस होते थे। पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद टैक्स माइनस होता है। ठीक है। तो हमें चाहिए बिफोर, मतलब अगर आप टैक्स माइनस कर चुके तो क्या करो, उसको ऐड करो। इंटरेस्ट माइनस कर चुके तो उसको क्या करो, ऐड करो। हमें बिफोर चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए। आफ्टर डिविडेंड वो आपको बताएगा ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसलिए डिविडेंड में इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। स्पेशली किसी क्वेश्चन में क्या भी देता है, चलो आफ्टर डिविडेंड, तो डिविडेंड गिवन होगा उसको ऐड कर लेना, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने आपको बताया था जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगता है, तो इसका एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता रखा है, याद है किसी को, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। एक तो फॉर्मूला ये बता रखा है, या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला कैसे बना, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होते थे। टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, तो वहीं से बन के आया। अगर मैं करंट लायबिलिटी को दूसरे साइड पे ले लूं तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जो बन जाएगा वो इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दो फॉर्मूले से। एक चीज ध्यान रखना, मान लो आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है और शेयर कैपिटल बता रखी है और रिजर्व्स एंड सरप्लस बता रखे हैं, तो क्या अलग से शेयर कैपिटल का या रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई यूज है? अगर मेजर हेडिंग है तो सब हेडिंग का कोई यूज नहीं है। जैसे आपको रिजर्व नॉन करंट लायबिलिटीज बता रखी है तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बता दी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी, तो क्या उसका कोई यूज है? नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व्स भी आते हैं, सरप्लस भी आते हैं। अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है तो इसका मतलब सरप्लस उसके अंदर पहले से इंक्लूडेड है, तो उस केस के अंदर सरप्लस का कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर रिजर्व्स दे रखे हैं खाली, तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरप्लस को ऐड करना पड़ेगा। अब वो सरप्लस होता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो बैलेंस होता है सबसे लास्ट में, मतलब आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड बेसिकली। याद हो बैलेंस शीट के अंदर जब मैंने सरप्लस बताया था, मैंने कहा सब कुछ माइनस करने के बाद जो सबसे लास्ट में प्रॉफिट बचता है वो सरप्लस होता है। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रॉफिट गिवन होगा, हो सकता है आपको आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा हो,
आफ्टर टैक्स दे रखा हो, आफ्टर डिविडेंड दे रखा हो, जो भी प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर वाला, सबसे लास्ट वाला, वो हमारा सरप्लस होता है। क्लियर है? तो वहां पर उसका अज्यूम कर लोगे। उसका यूज कब पड़ेगा? जब खाली रिजर्व दे रखे हैं। अगर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? सरप्लस मींस प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स। अगर तो रिजर्व एंड सरप्लस है तो सरप्लस का मेरे लिए कोई यूज नहीं है। अगर मुझे शेयर होल्डर फंड ही बता दे तब उसका कोई यूज नहीं है। मेन तो प्रॉब्लम क्या है, उसने शेयर कैपिटल अलग से बताई, रिजर्व्स बताए, सरप्लस नहीं बताया। तो वहां पर सरप्लस किसको एज्यूम कर लोगे? क्वेश्चन में गिवन होगा आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या आफ्टर टैक्स या आफ्टर डिविडेंड, उसको आप एज्यूम कर लोगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला लिखना है, या तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है आपको पता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है आपको पता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नॉन करंट एसेट्स में आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स में आपने 4 चीजें कर रखी है, 6 चीजें, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज में आपने 4 चीजें कर रखी है, तो आपको पता है वो सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट है ये नेट प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। एक्चुअल में क्या होगा, मान लो चलो सबसे पहले नेट प्रॉफिट सबसे पहले लेता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसको समझना बच्चे अच्छे से, टैक्स एंड डिविडेंड। मान लो ये बिफोर वाला है, सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ही माइनस होगा। इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर लगता है? इंटरेस्ट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इसके ऊपर जो परसेंटेज होती है वो इंटरेस्ट होता है। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो शेयर्स के आगे परसेंटेज होती है वो डिविडेंड होता है। बाकी जो डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आपने करके ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, कुछ भी आ जाए, लोन्स बेसिकली, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके आगे जो परसेंटेज होती है वो इंटरेस्ट होता है। मान लो क्वेश्चन में गिवन है 12% डिवेंचर्स 5 लाख के, तो 5 लाख का 12% इंटरेस्ट कितना हो गया? 60,000। 10% लोन 1 लाख का, तो 10,000 का इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स कह सकते हैं, यही आता है। इसी के ऊपर टैक्स लगता है, जो टैक्स की परसेंटेज होती है इसके ऊपर लगती है और इसमें से माइनस हो जाती है। तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है जी, टैक्स की जो परसेंटेज होती है वो इसी का परसेंट होता है। उसके बाद डिविडेंड्स अगर क्वेश्चन में कहता है तो चलो डिविडेंड माइनस हो जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड आ जाता है, सरप्लस आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको ये वाला प्रॉफिट कभी गिवन नहीं होगा, आपको हमेशा कौन सा प्रॉफिट गिवन होगा? ये गिवन होगा या ये वाला गिवन होगा। मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर। क्लियर है? या तो ये वाला प्रॉफिट गिवन है या ये वाला प्रॉफिट गिवन है। ठीक है जी। कि जितना हमने बिजनेस में पैसा लगा रखा है उससे कितना परसेंट कमा रहे हैं, अर्निंग्स का रेट क्या है हमारी। जैसे मैंने बिजनेस में कुल मिला के लॉन्ग टर्म के लिए 50 लाख रुपए लगाए, 5 लाख कमा लिए, तो मेरी अर्निंग का रेट 10% है। ठीक है जी, बड़ा अच्छे से समझ लेना इस चीज को। अगर तो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स दे रखा है तो खाली क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स पे आ जाओगे। ये तो क्वेश्चन बना। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स दे रखा है तो खाली इंटरेस्ट ऐड करना है, और इंटरेस्ट को ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इंटरेस्ट का प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं था। इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट के ऊपर नहीं है, वो डिबेंचर्स वगैरह के ऊपर है, वो अलग से बता रखी होंगी। ठीक है, जैसे लोन के आगे परसेंटेज है, डिबेंचर्स के आगे है, पब्लिक डिपॉजिट, वो इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करो, रुपीस की फॉर्म में आ गया, ऐड कर दो। तो बड़ा सिंपल है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स गिवन है, उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो किस पे आ गए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स पे आ गए। ये तो क्लियर है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आएगा।
फिर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को, तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स। क्लियर है चीज। अब प्रॉब्लम कहां पर है, अगर इंटरेस्ट तो रुपीस की फॉर्म में आएगा कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। टैक्स भी अगर रुपीस की फॉर्म में होता तो सीधा सीधा ऐड हो जाता। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख दे रखा है इसको, जो टैक्स 50,000 दे रखा है, टैक्स 50,000 दे रखा है, तो 2 लाख में मैंने 50,000 ऐड करा तो मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट मान लो 20,000 है, उसको भी मैंने ऐड करा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स आ गया। सबसे मेन क्वेश्चन क्या बनता है, पंगा क्या है इसमें, अगर टैक्स परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है, बड़ा सिंपल सा लेता हूं, चलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है मान लो 3 लाख रुपए का, और टैक्स परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है सपोज 40% टैक्स दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सभी को एक चीज आ गई इसका मतलब अच्छे से। तो कांसेप्ट क्या बता रखा है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसी 3 लाख का 40% निकाल के ऐड कर देते हैं। जो टैक्स लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले नेट प्रॉफिट पे लगेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले पे लगेगा। बिफोर टैक्स पे अंडरस्टूड सी बात है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल याद करो, पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता था, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था। तो इसके ऊपर तो लग ही नहीं सकता ना, परसेंटेज किस पे लग सकती है इसमें, तो इसको आपको एक्स मानना पड़ेगा। जिस चीज के ऊपर परसेंटेज लगनी है और उस चीज की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो उसको हम क्या कर देते थे, एक्स मान लेते थे। तो लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है। इस x का 40% टैक्स हो गया, टैक्स इज इक्वल टू x इंटू 40/100 2x/5। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, टैक्स माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 3 लाख दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करता हूं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 5x - 2x, 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3 लाख, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 लाख। x का मतलब क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया ना 5 लाख, तो इसका अपना ऐड हो गया। तो 5 लाख मेरा कौन सा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। अब इंटरेस्ट अलग से क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, उसको और ऐड कर लूं तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पे आ गए। मतलब अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स दे रखा तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा। इंटरेस्ट हमेशा रुपीस की फॉर्म में होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कोई प्रॉफिट पे थोड़ा कैलकुलेट करना है कि एक्स मानना पड़ेगा, वो तो डिबेंचर्स पे कैलकुलेट करना है, वो गिवन होंगे, लोन पे कैलकुलेट करना है, पब्लिक डिपॉजिट पे वो गिवन होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट में तो जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई होनी है वो चीज हमेशा गिवन होती है। लेकिन टैक्स में क्या प्रॉब्लम है, टैक्स जो लगता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगता है, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आपको क्या मानना पड़ा, एक्स मानना पड़ा। ये मेन कांसेप्ट है इसके अंदर। क्लियर है, ठीक है जी। बाकी शेयर ये तो आपको निकालना आता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड को शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कोई डाउट, ठीक है जी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एक बीएसटी में आपने कभी करा था, अगर हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इंटरेस्ट ऑन लोन से ज्यादा हो तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का बेनिफिट बढ़ा सकते थे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रखा है आपने, तो if the ROI is greater than interest on loans, then if we use more debt in the capital structure, we increase the earning per share of the equity shareholders। इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको बाद में कि अगर आपका ROI ज्यादा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और जो आपने डेट यूज कर रखा होगा डिबेंचर जो इंटरेस्ट है उसका रेट कम है, तो आप शेयर होल्डर्स के बेनिफिट को बढ़ा सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो बचा वो किसका बचा, शेयर होल्डर्स का। तो फालतू बचेगा शेयर होल्डर्स को अगर इंटरेस्ट का रेट कम है तो भी करवाऊंगा वो चीज, उस चीज को भी चलो कंफ्यूज ना हो, अभी फॉर्मूला याद करते हैं। क्लियर है फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। आफ्टर डिविडेंड तो किसी क्वेश्चन में है ही, अगर आफ्टर डिविडेंड दे भी रखा तो डिविडेंड रुपीस की फॉर्म में बता देगा, ऐड कर ले। तो आपका ऐड करने का क्या आ गया, मेन तो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब टैक्स अगर परसेंटेज की फॉर्म में है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स मानना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है सोल्व करने का। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गया तो इंटरेस्ट सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स आ गया। क्लियर है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें निकालनी आती है। मैं क्या कहना चाह रहा था, कई क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह रिजर्व्स अलग से दे रखा होगा और सरप्लस नहीं दे रखा होगा, तो बच्चे सरप्लस को ऐड ही नहीं करते। तो वहां पर सरप्लस क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में मान लो दे रखा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वही तो सरप्लस होता है। याद है सरप्लस, मैंने कहा था सब कुछ माइनस करने के बाद जो सबसे लास्ट में प्रॉफिट बचता है वो सरप्लस होता है। बैलेंस शीट के अंदर याद करो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जब सरप्लस बताया था, डिविडेंड भी माइनस होता है, डिविडेंड सब कुछ माइनस करने के बाद होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप डिविडेंड के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा
तो जो आपको क्वेश्चन में सबसे बाद वाला दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट वाला दे रखा है, आफ्टर टैक्स वाला दे रखा है, आफ्टर डिविडेंड, मतलब जो सबसे लास्ट का प्रॉफिट बच जाता है वो सरप्लस होता है। तो क्वेश्चन में जो सबसे लास्ट का गिवन होगा वही लेंगे, अपनी तरफ से थोड़ा 10% 20% डिविडेंड लेके माइनस करके अपना निकालेंगे, तो जो गिवन होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। क्लियर है? और अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस ही गिवन है क्वेश्चन में, फिर सरप्लस का कोई यूज नहीं है। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर फंड ही गिवन है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी कोई यूज नहीं है। क्लियर है चीज? कोई डाउट? क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं फॉर्मूला लिखा रहने दे रहा हूं, मैं यहाँ पर खाली नीचे सोल्व करके दिखा रहा हूं। आयुष गुप्ता, समझ आया बच्चे? आयुष गुप्ता, यस सर। चारू, समझ में आया बच्चे? यस सर। ये वाला फॉर्मूला जो है वो मैं लिखा रहने दे रहा हूं। ठीक है जी, मैं इसी फॉर्मूले से 3-4 जो भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर उनको सोल्व कराता हूं। ठीक है जी, या ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं रख कर देता हूं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है। पेज नंबर 94 पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 57। इसके अंदर चलो एक चीज और बता देता हूं, बीच में एक रेशो आया था हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, याद है? फोर्थ रेशियो था, मैंने कहा था अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। इंटरेस्ट, मैंने उसमें डेट इक्विटी रेशियो कराया था, प्रोप्राइटरी रेशियो करवाया था, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो करवाया था। तुम दोनों आपस में बातें करने में लगे हो, एक तो जो कौन बोल रहा है वो और इसके साथ वाला। तो वहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने उस टाइम नहीं करवाया था, मैंने ये कहा मैं बाद में करवाऊंगा। अब अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला कराता हूं ना, तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। सेम है कंसेप्ट, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। टाइम्स में आंसर आ जाएगा कि इंटरेस्ट के मुकाबले नेट प्रॉफिट कितना ज्यादा है, कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर रहा है। इंटरेस्ट तो यहाँ पर निकाला ही होगा जो आपने बिफोर निकाला होगा। जैसे मान लो 2 लाख ये है, ये 50,000 है, तो 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000 आया होगा, तो 50,000 से डिवाइड कर दो, 2,50,000 अपन में 50,000 5 टाइम्स। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कितने गुना, उससे कितना गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स। तो इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी तो है। खाली डेट की पेमेंट तो ना करनी है। जब मैं सोल्वेंसी की पोजीशन की बात करता हूं, तो जो मैंने लॉन्ग टर्म डेट ले रखा है उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी तो पे करना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम क्या देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रॉफिट्स आर एबल टू कवर द इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो अब अपना भी हो जाएगा। अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल आ गया तो उससे तो आसान ही है, न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर के अंदर जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट आई होगी उससे डिवाइड कर देना। टाइम्स में आंसर आता है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स की, मतलब प्रॉफिट कितना टाइम्स हमारे इंटरेस्ट से ज्यादा है। जितना ज्यादा टाइम होगा प्रॉफिट, उतना ही हमारी सोल्वेंसी अच्छी हो जाएगी, उतनी आसानी से इंटरेस्ट पे करने की पोजीशन में हम होंगे। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका थोड़ा सा मुश्किल है, इसका तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ही आ जाएगा। तो वाले क्वेश्चन जो बीच में छुड़वाए थे कर लेना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे, इसी में एक में करवा के भी दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे हैं। देखो मैं ये लिख लेता हूँ चीज, इसको लिखने से ना मुझे क्वेश्चन आसान लगता है थोड़ा सा। ठीक है, मैं क्वेश्चन में देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, ये वाला प्रॉफिट दे रखा है मुझे 1,40,000, 15% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, कितने का, 4 लाख का 15% कितना हो गया, तो इंटरेस्ट 60,000 दे रखा है। इसका मतलब क्वेश्चन में मैंने कहा था लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर, मतलब डिवेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, लोन्स के ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट्स पे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी, और मुझे क्वेश्चन में टैक्स का रेट बता रखा है 50%। इस क्वेश्चन में टैक्स के रेट का मेरे कोई यूज वो तो जब होता है जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होता है मुझे क्वेश्चन में। और मुझे क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स बता रखी है 2 लाख। क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं बता रखा। लॉन्ग टर्म डेट क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है जी, तो पहले तो चलो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लगाऊं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स गिवन है 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है ये हो गया 6 लाख। ये तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब मुझे क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट दे रखा था, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स,
मैं इसमें 60,000 ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स कैसे आ जाएगा, 1,40,000 में मैं 60,000 को ऐड कर देता हूं, डेट इज ₹2 लाख। कोई डाउट? क्लियर है? तो न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो ROI इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन में 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, लगभग 30 समथिंग परसेंट आ जाएगा, 31.25%। इसका मतलब जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया उसको लगभग 31.25% का मैं पैसा कमा रहा हूं। कोई डाउट आया समझ में? बड़ा सिंपल सा ही बनता है। एक बार अगर मुझे इस तरीके से सोल्व करना आ जाता है ना तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होती। अगर मैं इस तरीके से करके वैसे ऐड पुट करने की कोशिश करता हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, लिख लेना। अगर क्वेश्चन आएगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स लेस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। देख लो कौन सी स्टेज का प्रॉफिट दे रखा है और कैसे ऐड करना है, तो अपना भी समझ आ जाएगा उसके बाद। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, मतलब ये वाला प्रॉफिट दे रखा है आपके पास कितना, 1 लाख रुपए का। करंट एसेट्स दे रखे हैं 4 लाख रुपए के। करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 2 लाख रुपए की। टैक्स का रेट दे रखा है यहाँ पर ये 20%। और फिक्स्ड एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं 6 लाख के। 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख का, तो 4 लाख पे 10% 40,000 का मेरा इंटरेस्ट हो जाता है। और ये नॉन करंट लायबिलिटी भी है इसका मतलब। क्लियर है? जो इंफॉर्मेशन दे रखी लिख ली। इंटरेस्ट में पहले निकाल देता हूं, जो परसेंटेज दे रखी होगी डेट के ऊपर वो पहले से इंटरेस्ट लिख लिया मैंने। अब क्वेश्चन क्या था, मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड पहले दो। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख की तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ गई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1 लाख और टैक्स का रेट दे रखा है 20%। अब 1 लाख का 20% क्या नहीं, तो क्या करूं, लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू एक्स। टैक्स उसका 20% है तो x बाय 5। यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं x माइनस x बाय 5 इज इक्वल टू, तो 5x माइनस x 4x बाय 5 इज इक्वल टू 5 लाख अपॉन में 4 1,25,000 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 लाख, तो 1,25,000 ये आ गया। 40,000 इसको भी ऐड कर देता हूं, जो कितना आ गया 1,65,000। क्लियर है? तो बिफोर टैक्स पे आने की तो प्रॉब्लम है, बिफोर इंटरेस्ट पे आने की तो प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट? तो यहाँ पर 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। हाँ आईसीआर हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना था तो इसी क्वेश्चन में 1,65,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना था 40,000, ये 4 पॉइंट समथिंग 0 कुछ आ जाता, 4.0 या 4.1 समथिंग आ जाता, 4.1 टाइम्स। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से 4 गुना ज्यादा लगा। तो अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ गया तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो उससे बहुत छोटे लेवल की चीज है। क्लियर है? कोई डाउट? मैंने कहा था उस टाइम, मैंने कहा था अगर मैं जब प्रॉफिटेबिलिटी करवा दूंगा उसके अंदर कांसेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में दिक्कत नहीं आएगी। किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 59। एक चीज और, अगर मान लो ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, उससे नेट प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालूं? सारे इनकम्स को और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस। इस फॉर्मूले के लिए मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। एक तो ऑप्शन में इंटरेस्ट माइनस करके टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स निकाल लूं, फिर दोबारा से रिवर्स जाऊं, फिर इंटरेस्ट को ऐड करूं टैक्स को ऐड करूं। इससे अच्छा अगर
मेरे पास ऑप्शन है कि ग्रोथ से नेट निकालना। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है फिर तो कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो मुझे दोबारा वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रोस प्रॉफिट है तो क्या जरूरत है इंटरेस्ट को माइनस करने की, क्या जरूरत है टैक्स को माइनस करने की, दोनों को रहने दो तो कौन सा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही आ जाएगा। क्लियर है ना? जैसे अगला क्वेश्चन देखना, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, टैक्स गिवन है। मैं क्या करता हूं, ग्रोस प्रॉफिट में से एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को माइनस कर देता हूं, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को। मैं इंटरेस्ट माइनस ही नहीं करता, मैं टैक्स माइनस ही नहीं करता, तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ गया। और आपको लगता नहीं जी हमने तो वैसे ही करना, तो कर लो माइनस, इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, टैक्स भी माइनस कर दो, फिर लिख दो क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर ऐड करके दिखा देना दोबारा। ठीक है, क्लियर है ना चीज? या तो माइनस करो ही ना, कर दिया तो दोबारा ऐड करके दिखा दो। दोबारा ऐड करने में आप अपना 1 मिनट वेस्ट करोगे, उसका फायदा क्या है? वो भी अगर क्वेश्चन में गिवन होता ठीक है, उसको भी माइनस ना करते। और नीचे देखो नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड की। हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखता हूं, अगले में समझते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होता था, शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड का शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आता था, शेयर कैपिटल प्लस इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, तो दोनों को ऐड कर दो, 4 लाख और 1 लाख। क्वेश्चन में देखना जनरल रिजर्व दे रखा है, तो खाली रिजर्व दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं दे रखा। कितना हो गया ये, 2,70,000 रिजर्व से, जनरल रिजर्व 2,70,000। ठीक है जी। एंड सरप्लस नहीं गिवन, तो मैंने कहा था सरप्लस किसको एज्यूम करोगे, नेट प्रॉफिट आप लास्ट में देखो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 80,000 का, इसी को सरप्लस मान लोगे ना। आफ्टर वाला होता है, ध्यान रखना बस सरप्लस, वो तो बिफोर तो मैं जब बाद में निकालूंगा। मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, उसको मैंने सरप्लस मान लिया। अगर मुझे रिजर्व्स एंड आप कहोगे पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ आया नहीं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में या तो मुझे शेयर होल्डर फंड्स गिवन है या मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, तो मुझे सरप्लस की जरूरत नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन में खाली रिजर्व्स गिवन है, तो मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिए था, इसलिए सरप्लस की जरूरत पड़ी। सरप्लस की जरूरत क्या, तो सरप्लस होगा क्या, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर गिवन होता, सबसे लास्ट वाला, वो हमारा सरप्लस होता। वो तो सरप्लस की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन था या शेयर होल्डर फंड्स गिवन था, तो उस केस में फिर सरप्लस की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर है? 10% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमें क्वेश्चन में गिवन, तो यहाँ पे आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आफ्टर और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो तो कर लोगे ना आफ्टर टैक्स, और टैक्स परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू टैक्स, वो तो सेम है। इस क्वेश्चन में नया क्या पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था, सरप्लस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में एक आधी क्वेश्चन ऐसा है, अदरवाइज तो रिजर्व्स एंड सरप्लस दे देता है, फिर मुझे नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले से है, तो मुझे सरप्लस को अलग से लोकेट करने की जरूरत ही नहीं। मेन प्रॉब्लम कब है, जब रिजर्व्स खाली गिवन है तो मुझे सरप्लस फाइंड आउट करना है, और प्रॉब्लम क्या है कि उसने सरप्लस को सरप्लस के नाम से नहीं बता रखा, उसने नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स वगैरह बता रखा है, तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड होगा वो सरप्लस ही होता है। तो ये मैंने आपको जब बैलेंस शीट बताई थी उस दिन भी बताया था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस मींस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशन, सब कुछ माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम सरप्लस कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं, शेयर होल्डर्स को कौन सा पैसा मिलता है, इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो बचा उसमें से तो डिविडेंड जाता है, मतलब इंटरेस्ट दे दो टैक्स दे दो, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स। सिंपल सी बात है, उसमें तो कंपनी की मर्जी है शेयर होल्डर्स को कितना दे, कितना रिटेन अर्निंग्स कर ले, जो शेयर होल्डर्स को दिया वो भी शेयर होल्डर का, जो रिटेन अर्निंग करी अल्टीमेटली वो भी किसकी है, शेयर होल्डर। अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर का ही पैसा, ओनर का ही पैसा है। ठीक है, अगला एक इलस्ट्रेशन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, a company has a loan of rupees 20 lakh as a part of its capital employed। कैपिटल एम्प्लॉयड में लोन है, कितने का लोन है, 20 लाख का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी क्वेश्चन में। ठीक है जी, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन इज 15%, तो 20 लाख का
15%। इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 लाख। बिजनेस को बहुत हो गया। ठीक है जी। ROI ऑफ द कंपनी 25%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% दे रखा है। टैक्स का रेट कितना दे रखा है? वो कहता है व्हाट इज द गेन टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू द लोन रेज्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो ये लोन लिया है उससे शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट है? शेयर होल्डर को कौन सा पैसा मिलने वाला है जो बाद में बचेगा? ROI गिवन है 25%। तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा रूल बता रखा आपको शुरू से कि जब भी कोई रेशो गिवन होता है आपने क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाता हूं 25%। अब कई बच्चे करते हैं 25% है ना, नीचे भी 100 कर दिया, उधर भी 100 कर दिया, फिर 10,000 बना दिया उसको, 100 को उधर लेके। तो एक जगह 100 आएगा तो इधर आएगा, इधर आएगा। अगर इधर लगाना तो 100 ने 100 को हटा देना। ठीक है ना? 25% है तो परसेंट का 100 ऑलरेडी मतलब लेके जा चुका हूं। तो 25 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन उसने कैपिटल एम्प्लॉयड में खाली यही बताया लोन है हमारा सारा 20 लाख का इनटू 100। इसको काट देता हूं तो 20,000 बच गया। 20,000 इनटू 25 5 लाख। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इज इक्वल टू 5 लाख। क्लियर है? क्या ये शेयर होल्डर्स का गेन है? इंटरेस्ट दे दो पहले। इंटरेस्ट कितना बनता है हमारे इस क्वेश्चन में? 3 लाख। तो ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। क्या ये शेयर होल्डर्स का गेन है? अभी 2 लाख। इसमें से क्या दे दो? टैक्स भी दे दो। टैक्स है 40%, इसका 40% 80,000। 1,20,000 ये बच गया, किसको पास हो जाएगा? दैट इज द गेन टू शेयर। अगर मैं 20 लाख का लोन रेज करता हूं तो उससे जो 1,20,000 एक्स्ट्रा बचेगा वो किसको पास हो जाएगा? शेयर होल्डर। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आल्सो। कि अगर आप लोन रेज करते हो उस पे इंटरेस्ट का रेट कम होता है और आप कमाते ज्यादा तो एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर कमाओगे 20 लाख के ऊपर जो आपने कमाया उसका बेनिफिट आपने किसको पास ऑन कर दिया? शेयर। तो शेयर होल्डर ने लगाया होगा वो तो उनको दे ही रहे उनके ऊपर रिटर्न। उसके अलावा जो डेट वाला बेनिफिट है वो भी इक्विटी को पास ऑन हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है ना? वो आप जो बीएसटी में करते हो कि भाई अगर आप कम रेट पे डेट मिल जाता है तो उसको यूज कर लो। क्यों कर लो? उसके जो एक्स्ट्रा पैसा बचाओगे वो एक्स्ट्रा पैसा किसको दे दोगे आप? इक्विटी वालों को। तो इक्विटी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। क्लियर है? तो उसने पूछा था शेयर होल्डर्स का गेन क्या है। तो हमें आरओआई में तो सिंपल सा रूल पता है कि अगर मुझे करंट रेशियो पता होता तो मैं करंट रेशियो का फॉर्मूला बताता। अगर मुझे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पता होता तो मैं उसका फॉर्मूला लगाता। यहाँ पे मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% गिवन है तो पूरे चैप्टर में मेरे दिमाग में सेट है कि हाँ कहीं पे भी रेशियो गिवन होगा फॉर्मूला लगाओ। मैंने फॉर्मूला लगाया, लगाने से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ गया। उसने पूछा कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, कितना गेन होगा। तो मैंने उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, पहले टैक्स दे दिया, जो बच गया वो शेयर होल्डर्स को मिला। क्लियर है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, कर लेना हो तो वही है। अगर ये आ गया तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो उसका पार्ट ही है। ठीक है जी, मेरी तरफ से चैप्टर हो गया। अगर आपने हर एक ने साथ के साथ क्वेश्चंस करे हैं और दो कंसेप्ट दिमाग में रखे हैं कि रेशियोज अगर है तो अप्लाई करना है, या तो इक्वेशन आएगी आंसर आएगा। अगर किसी चीज पे परसेंटेज है उसकी वैल्यू की बने तो ठीक है, नहीं तो टैक्स मानना है। ठीक है? लास्ट में बोर्ड के पेपर में जाके बड़े अच्छे से अच्छा बच्चा भी कई बार कह देता सर ये चैप्टर छोड़ जाते हैं 4 नंबर का तो क्वेश्चन आना है। वो कौन बच्चे ऐसा कहेंगे जिन्होंने अब नहीं करा हुआ साथ के साथ, क्योंकि बाद में नहीं होगा। ये जल्दबाजी में करने वाला चैप्टर है ही नहीं। बाद में सोचो 2 दिन में कवर करा दूं, 3 दिन में कवर करा दूं, नहीं होता। ये तो चैप्टर ऐसा है, एक रेशो लिया उसको 2 दिन लगाए, अगला रेशो लिया उसको 2 दिन लगाए, अगला रेशो लिया उसको 2 दिन लगाए, और हर एक क्वेश्चन साथ के साथ करके देखोगे। फॉर्मूले याद कैसे हो जाएंगे? जब क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस को करोगे ना तब फॉर्मूला याद होगा। सोचो कि फॉर्मूला याद कर ले बस पेपर में अप्लाई कर देंगे, 10 12 15 क्वेश्चंस करें तब याद हो गया हाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे याद करोगे तो कल भूल जाओगे। ठीक है, मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। मैं कल से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर शुरू करा दूंगा। संडे को आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी और मोस्ट प्रोबेबली जो प्रैक्टिस क्लास होगी वो 10 बजे होगी। 10 बजे से लेके मान के चलो 2 या 3 घंटे की होगी, मैं टाइम बता दूंगा आपको कल। ठीक है जी? नहीं बच्चे कल कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। निपटाओ एक बार सिलेबस को, एक बार सिलेबस खत्म। हाँ जी, तो संडे है ना हमारे पास, संडे को हम प्रैक्टिस क्लास रखेंगे, उसमें इसके डाउट्स भी लेंगे। कल तो मैंने फॉर्मेट ही समझाना है कैश फ्लो का, तो कल कोई क्वेश्चन तो मैं आपको करने के लिए घर से करने के लिए दूंगा नहीं। एक सेकंड